ये बिल्कुल। चलिए अब वो राजाओं का क्रम लिखाऊं, बीच में लिखाऊं, लिख लो। देखो बी जगत सिंह के बाद राजा बनेंगे, मर जाओगे, प्रताप सिंह द्वितीय, प्रताप द्वितीय, और उसके बाद आपके बनेंगे राज सिंह और उसके बाद हरि सिंह और फिर हमीर द्वितीय। ये राजा बने, चार राजा, ये कर्म है आपका। और हमीर द्वितीय के बाद जो राजा बनेंगे वो बनेंगे कौन से सिंह? भीम सिंह। कौन से सिंह रे? भीम सिंह। कल भीम सिंह समझा दिया था मैंने, फटाक से भीम सिंह लिखो। इनका शासनकाल जो रहेगा आपके 1778 से 1818, लिख लीजिए फटाक से, 78 से 1818। किशनगढ़ में राज सिंह है, हाँ बहुत बढ़िया। कोमल केरी है सर, एक कंफ्यूजन है, मेवाड़ का उदारक आपने दो लिखवाया है, राणा हमीर और भामाशाह, तो बिल्कुल दोनों है, कहां दिक्कत आ रही है? अगर राजाओं के नाम दे रखे हैं तो कौन करोगे? हमीर। और जब राजा है ही नहीं और आपको ऑप्शंस में हमीर दिख ही नहीं रहा है तो किसको करोगे? भामाशाह को। ओके, कंफ्यूजन नहीं लाना है। चलिए अब भीम सिंह का लिखिए फटाक से, लिखो भीम सिंह की पुत्री का नाम, भीम सिंह की पुत्री का नाम क्या था रे? हाँ जी, कृष्ण कुमारी था। लिख लिया? सीधा लिख लो, कृष्णा कुमारी विवाद के कारण, कृष्णा कुमारी विवाद के कारण गिंगोली का कौन सी गोली? गिंगोली का युद्ध हुआ। अब देखो गिंगोली से रिलेटेड तीन युद्ध होंगे, ध्यान रखना। एक हमने सिंगोली पढ़ा, अब आ गई कौन सी गोली? और अभी थोड़ी देर बाद मारवाड़ स्टार्ट करेंगे तो वहां आएगी गिंदोली। हाँ, तो इन गोलियों का अच्छे से ध्यान रखना, कौन सी गोली कब लेनी है, वरना एग्जामिनर तो पूछेगा गिंगोली और आप ठोकोगे गिंदोली, और जब एग्जामिनर पूछेगा गिंदोली तब आप ठोकोगे गिंगोली। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे और इन गोलियों से बचे रहे। लिखो फटाक से, अब सीधा हेडिंग डालो, गिंगोली का युद्ध। कौन सी गोली? गिंगोली का युद्ध। और गिंगोली का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपके 1807 में, 12 मार्च 1807 को। और ये गिंगोली कहां है? पर्वतसर। और पर्वतसर कहां है? नागौर में। और युद्ध जो हुआ, जोधपुर के राजा मानसिंह वर्सेस कौन से सिंह? आमेर के राजा जगत सिंह द्वितीय। तू मर जाएगा, कल से जय सिंह कर रहा है, कुछ जय सिंह लग रहा है क्या तेरे?
आमेर, कल भी जयचिंग और आज भी जयचिंग। मारवाड़। ये युद्ध किसकी वजह से हुआ रे? लिख लो, कृष्णा कुमारी। जगत सिंह का साथ किसने दिया था? आमिर खां पिंडारी प्लस बीकानेर का सूरत सिंह। कौन सा सिंह? सूरत सिंह। परिणाम में क्या लिखोगे? परिणाम में लिखोगे जगत सिंह की विजय। फिर नोट लगाकर लिखो, आमिर खां पिंडारी के दबाव में आकर आमिर खां पिंडारी के दबाव में आकर कृष्णा कुमारी ने विषयुक्त शरबत पिया, जिससे क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लिख लीजिए फटाक से। फटाक से लिख लीजिए। वापस बताइए राकेश, ये हमने कल का ही लिखा है, आज नया पॉइंट कुछ भी नहीं लिखा है। जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े क्या? हाँ जी। अगले पॉइंट में लिखो एक पॉइंट और खत्म करो मेवाड़ को। लिखो, भीम सिंह ने 1818 ईस्वी में कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या की? अधीनस्थ संधि की। इसके बाद दो राजा और ध्यान रखोगे। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी 1818 के बाद जो महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना जो घटनाएं घटित हुई, एक तो 1857 की, तो सीधा याद रखोगे 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के राजा कौन से सिंह थे? स्वरूप सिंह थे। कौन से सिंह रे? स्वरूप सिंह थे। लिख लीजिए फटाक से। और फिर हुआ हमारे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान एकीकरण के समय मेवाड़ के राजा कौन तेरे? भूपाल सिंह। भूपाल सिंह थे।
लिख लिए फटाक से। बीच में राजाओं को छोड़ा क्यों, मजा आ गया मुझे इसलिए। अरे बीच में राजा हमेशा ध्यान रखना, मैंने क्या कहा कल भी आपको, 1818 के अंदर जब संधि हो गई, जब साम्राज्य ही दूसरे लोगों को छोड़ दिया, तो उनकी जो स्वतंत्र सत्ता थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो यही समझ लो, जब स्वतंत्र सत्ता ही समाप्त हो गई तो उस वंश का प्रभुत्व ही समाप्त हो गया, कंप्लीट ना। फिर वो प्रभुत्व जो होगा किनके हाथों में चला जाएगा, अंग्रेजों के। और जब हम मॉडर्न पढ़ेंगे वापस, तब पढ़ाई स्टार्ट कहां से करेंगे, अधीनस्थ संधि से। कहां से करेंगे, अधीनस्थ मतलब भीम सिंह से। तो वो राजा सभी जब 1857 की पढ़ेंगे तो स्वरूप सिंह आ जाएगा। प्रजामंडल और किसान आंदोलन पढ़ेंगे तब आपके फतेह सिंह और सज्जन सिंह जी आ जाएंगे। तो बीच वाले राजा आपके क्या हो जाएंगे, कौरव हो जाएंगे। कंप्लीट ना। हाँ, ऊपर दिख नहीं रहा है, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के राजा कौन थे, स्वरूप सिंह थे। कौन थे, स्वरूप सिंह थे। हाँ सर, जहर तो भीम सिंह ने दिया था ना, नहीं भाई, याद रखना, भीम सिंह जी ने तो, भीम सिंह जी को अमीर खां पिंडारी ने सलाह दी थी कि जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है, उस समस्या को ही क्या कर दो, समाप्त कर दो। तो भीम सिंह ने कहा, कहना क्या चाहते हो, तो कहा कृष्णा कुमारी को ही खत्म कर दो। तब बच्चा लोग, भीम सिंह जी ने भी, स्थितियां उस समय मेवाड़ की ऐसी थी कि भीम सिंह जी खुद किसी से पैसे उधार लेकर मेवाड़ का साम्राज्य चलाते थे। तो भीम सिंह जी की स्थिति और मेवाड़ की स्थिति काफी नाजुक थी। तो भीम सिंह जी ने भी आदेश दे दिया। तब याद रखना, पहले एक भीम सिंह जी का सेनापति जाता है तलवार लेकर कृष्णा को मारने के लिए। अब आपने बात पूछ ही ली तो मैं बताता हूं। तो तलवार लेकर मारने के लिए जाता है, तब कृष्णा अपने कक्ष में सोई हुई रहती है। तो वो जो सेनापति जाता है और कक्ष में घुसता है, देखता है कृष्णा को सोए हुए, तो वो खुद कांपने लगता है कि मैं एक वीर योद्धा हूं, एक अबला के ऊपर कैसे तलवार चलाऊं। उसके हाथ से तलवार छूट जाती है, कृष्णा की नींद खुल जाती है, वो भाग जाता है वहां से। कृष्णा को पता चल जाता है कि ये सब समस्याएं जो हो रही है मेरी वजह से हो रही है। बच्चा लोग, अब तक चुंडावतों का इतिहास बहुत अच्छा था, पर जब वो सेनापति ने, तो वो सेनापति गया भीम सिंह जी और अमीर खां के पास, तब कहा क्या मार दिया कृष्णा को, कहा नहीं मार सका और मैं नहीं मार पाऊंगा, ये मुझे शोभा नहीं देता। ये कहकर वो तो दरबार से बाहर चला गया। तब बच्चा लोग, वहीं पर था अजीत सिंह चुंडावत। कौन था, अजीत सिंह चुंडावत था बच्चा लोग। दूसरा उपाय निकाला गया, शरबत के अंदर क्या मिलाया गया, जहर मिलाया गया। अमीर खां पिंडारी ने जहर मिलाया और वो शरबत का जो ग्लास लेकर गया था, वो कौन गया था, अजीत सिंह चुंडावत गया था। कौन गया था, अजीत सिंह चुंडावत गया था। तो चलो मैं आपको इसके ऊपर कुछ लाइनें सुना देता हूं। आपकी किस्मत हुई तो मिल जाएगी, किस्मत खोटी है तो खोटी है, सही कहा। अभी बताते हैं, रुको, बिल्कुल होनी तो चाहिए। अब फालतू टाइम में बैठे रहते हैं तो थोड़ी लिख देते हैं रे। किधर गई रे। चलो अभी आप लिखो, तब तक मैं संभाल लेता हूं, अभी आपको बता दूंगा मैं। नहीं सर, पहले बताओ। मिल गई, सुनो, अब सुनना अच्छे से। अजीत सिंह चुंडावत क्या लेकर जा रहा था, बोलो, शरबत का प्याला लेकर जा रहा था। तब बच्चा लोग, यहीं पर कुछ लाइनें बनाई है, लाइनें अच्छे से सुनना। यूं तो मेवाड़ी जर्रा जर्रा खुद में एक कहानी है,
यूं तो मेवाड़ी जर्रा जर्रा खुद में एक कहानी है जिसके हर कतरे कतरे में स्वाभिमान का पानी है, लेकिन इससे भी गाथा अजीब निराली है जिसमें एक बेटी अपने कुल की रखवाली है। बेटी कौन? कृष्णा कुमारी। यानी हमने इतिहास में पढ़ा कि प्रताप ने बलिदान दिया, उन्होंने बलिदान दिया, रानी ने, एक पत्नी ने सिर काटकर बलिदान दिया सहल कवर पर। एक ये बेटी अपने कुल और अपने देश का स्वाभिमान कैसे बचाती है वो अभी देखना। तो लेकिन इससे भी बढ़कर एक गाथा अजब निराली है जिसमें एक बेटी अपने कुल की रखवाली है। मारवाड़ का मान न माना, यानी मारवाड़ के मान सिंह जी, मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में, यानी जगत सिंह जी भी नहीं माने और वो दोनों आकर अड़ गए कहां? युद्ध हुआ ना। तो मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में, पिंडारी ने लाभ कमाया रक्तपात की होली में। यानी इस युद्ध में तो फायदेमंद कौन रहा? पिंडारी, क्यों ने इसने सभी से क्या लिए थे? पैसे। अब सुनो, मत पी जहर, यानी अब अजीत सिंह चुंडावत जब शरबत का प्याला लेकर गए थे तब बच्चा लोग, मां खड़ी थी पास में कृष्णा की। कृष्णा की मां मना कर रही थी खड़ी खड़ी कि मत पी जहर बेटी, कह रही थी मां, मत पी जहर बेटी कह रही थी मां, मगर बेटी बचाना चाहती थी अपने कुल और अपने पिता की गरिमा। और ये कहकर उसने शरबत का प्याला पी लिया। कहा जाता है बच्चा लोग, कृष्णा ने पहला शरबत का प्याला पिया, उसको फटाक से उल्टी हो गई थी, मतलब जहर ने भी काम नहीं किया। तब उसे 3 बार क्या पिलाया गया? शरबत पिलाया गया। तब कहीं जाकर कृष्णा इस दुनिया को छोड़कर गई। यानी कृष्णा ने अपनी मां को कहा, मां मुझे पता है कि इसके अंदर जहर है, पर जहर मैं हंसकर पीऊंगी, क्योंकि अगर मेरे जाने से मेरे कुल और मेरे पिता की गरिमा बचती है तो ऐसे में 1000 शरबत पीने को तैयार हूं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटित हुई है बच्चा लोग। जब मां का दिल तो मां का दिल होता है, जब कृष्णा तड़प रही थी, तीसरा प्याला वो शरबत का पिया था, वो गिर गई थी और प्राण पंखेरु उसके उड़ रहे थे, पास में विवश खड़ा था अजीत सिंह चुंडावत, उसी ने शरबत ला कर दिया था। तब बच्चा लोग, माँ का दिल होता है। माँ ने, उसके कृष्णा कुमारी की माँ ने अजीत सिंह चुंडावत को कहा कि मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे कुल में कोई जिंदा ही नहीं बचेगा, जैसे आज मेरी बेटी तड़प रही है, दुनिया छोड़कर जा रही है, तो तेरे कुल में भी कोई भी नहीं बचेगा। बच्चा लोग, अगले 1.5 वर्ष के अंदर अजीत सिंह चुंडावत के 2 बच्चे थे, दोनों दुनिया छोड़कर चले गए, उसकी पत्नी भी मर गई और वो वैरागी हो गया। आपके एग्जाम में अगर सवाल पूछ ले कि चुंडावतों के अंदर एकमात्र चुंडावत जिसने चुंडावतों को कलंकित किया वो कौन था? अजीत सिंह चुंडावत। ये चीजें आपके बहुत हाई लेवल की है, पर आपने पूछ लिया इसलिए मैंने बता दिया। कंप्लीट ना? चलिए, कृष्णा कुमारी ने जहर कब पिया? 1810 के अंदर, याद रखना। कंप्लीट। चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए फटाक से, मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। मारवाड़ का कौन सा राजवंश? राठौड़ राजवंश। अब इसमें आपके ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि इसके हमने काफी राजा जो है वो पढ़ लिए। कहां? मेवाड़ के अंदर। कंप्लीट ना? हाँ, हंसराज पीछे क्लास जाकर देखो, मैंने बिल्कुल बता दिया है। सर, मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का निरंतर मुगल बार बार में
क्या है यार, कराया करने वाला लिख क्या रहे पता ही नहीं चल रहा है। चलिए सबसे पहले लिखिए सामान्य जानकारी। फास्ट लिखोगे, पहले कह रहा हूं। सामान्य जानकारी के अंदर पहला ही पॉइंट लिखोगे, यहां पर जिक्र हो रहा है किसका, मारवाड़ का। और मारवाड़ में हम कौन सा वंश पढ़ रहे हैं, तो पहला ही पॉइंट लिखोगे 7वीं से 12वीं शताब्दी। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक मारवाड़ पर गुज्जर प्रतियार वंश के राजाओं का शासन रहा। राजाओं का शासन रहा। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखोगे गुज्जर प्रतियार वंश के राजाओं का क्या रहा, शासन। जब ये कमजोर पड़े तब राठौड़ राजवंश के राजाओं ने मारवाड़ पर क्या किया रे, अधिकार किया। मारवाड़ पर अधिकार किया। उसके बाद लिखोगे मूल शब्द। मूल शब्द के पहले लिखोगे संस्कृत शब्द। कौन सा शब्द, संस्कृत शब्द। और संस्कृत शब्द में लिखोगे राष्ट्रकूट। कौन सा कूट, राष्ट्रकूट। और फिर लिखोगे मूल शब्द। और मूल शब्द में लिखोगे रट्ठ ठूड़। रट्ठ ठूड़। फिर लिखोगे इसका अपभ्रंश होकर कौन सा शब्द बना रे, राठौड़ शब्द बना। अब जैसे एग्जामिनर पूछे उसके अकॉर्डिंग हमें उत्तर देना है। राठौड़ों का संस्कृत नाम पूछे तो क्या होगा, हाँ जी सर मुगल राजवंश के कर्म लिखा दीजिए। ये पटवारी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आया था, तो पटवार में इंडिया जीके था, आपके इंडिया जीके नहीं है। कंप्लीट ना, इस बात को ध्यान रखें। लिख लीजिए फटाक से। अब लिख लो, नोट लगाकर एक पॉइंट और, फिर शिलालेख लिखाता हूं मैं हर बार, तो यहां पर भी लिख लो शिलालेख। लिखोगे अशोक के शिलालेखों में, सम्राट अशोक है ना, सम्राट अशोक लिख दो पूरा। सम्राट अशोक के शिलालेखों में राठौड़ राजवंश के लिए रठिक ऑब्लिक करके लठिक शब्द का प्रयोग किया गया। प्रयोग किया गया। लिख लीजिए जल्दी से।
शब्द क्या है सर, फिर से बताइए। रठ ठूड़, ये देखो र ट, ट के नीचे ठ, फिर ठूड़, रठ ठूड़, जीभ को 2 बार पटकना है, रठ ठूड़। हाँ, आवाज नहीं, मर जाओगे अभी, अब बेटे लग गए पीछे जमूरों की तरह। दोबारा समझाओ, रठ ठूड़। राष्ट्रकूट का मतलब राष्ट्रकूट वंश है भाई, दक्षिण का ध्यान रखना। दक्षिण के राष्ट्रकूट जो हुए वो अटैक करेंगे किनके ऊपर, गुर्जर प्रतिहारों पर, और फिर इधर मंडोर क्षेत्र में ही वो राष्ट्रकूट वंश के राजा और सैनिक रहने लगेंगे। तो अब हमारे मारवाड़ियों को तो ऐसा नाम आता नहीं था, राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट, अब मारवाड़ी है। अब जैसे हमें बोले कि गाड़ी का नाम लो मुस्तैंग, आता है क्या? नहीं आता। गांव के अंदर कोई आदमी गाड़ी लेता है, जैसे बोलेरो लेता है, क्या लेता है? बोलेरो लेता है, तो बच्चा लोग गांव की बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां होती है ना, अब उनको तो ऐसे नाम आता नहीं है, तो एक डोकरी दूसरी डोकरी के पास बैठती है, तो क्या कहती है कि तनठा है कि क्या, कि फलान जी बोली रोली है, कि बोली रो, कि बोलो मत बोली रो। तो वो वाली चीज है। तो हमारे से भी ऐसे राष्ट्रकूट नाम नहीं आता था। तो जो राष्ट्रकूट या मंडोर में रुक गए थे, रहने लग गए थे, तो हमारे जो यहाँ के लोग थे वो उनको कहते थे पहले राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट, फिर वो शब्द धीरे धीरे टूटा, फिर रठठूड़, और फिर यही रठठूड़ का अपभ्रंश होकर बन गया राठौड़। कंप्लीट ना सर? जोधा कौन था? पता नहीं, आगे मर रहे हो, आएगा जोधा भी आएगा। जोधा कौन था? जोधा आदमी था। आगे बढ़िए बेटे, घर पर किताबें खोल के बैठ गए, विद्वान बन रहे हो, मर जाओगे। अब सुनिए अच्छे से, शिलालेख ले लिया हमने, अरे ले लिया ना। अब सुनो, देखो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अच्छे से सुनना, अगर ज्ञान उतारना चाहते हो तो सामने जो ग्रंथ लेकर बैठे हो ना, हमें तो पता है तुम चीज कहां से क्या पूछते हो, पर याद रखना ये अपने ही पैरों पर कुलाड़ी मारते हो। नाम आता है एक डोड होशियार, सही एक नहीं है। अब देखकर तो कोई भी बोल सकता है, सही एक नहीं है। हमेशा कंटेंट को मद्देनजर रखो, और जो चीज अभी तक नहीं पढ़ी है उसको पहले पढ़कर अगर हम कमेंट्स करें या देखें ना, तो फिर वो हमारे भोगने में घुसता नहीं है। आप पहले अच्छे से जो क्लास चल रही है उसको देखो और फिर समझो, तब कहीं समझ में आएगा। तो देखो अच्छे से, शिलालेख ले लिया, अब लिखो उत्पत्ति। क्या लिखोगे? उत्पत्ति। और उत्पत्ति जो हम ले रहे हैं किसके अनुसार? विद्वानों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार। और विद्वानों के अनुसार में लिख लो नंबर फर्स्ट, विद्वान जो है राज रत्नाकर। कौन सा रत्नाकर? राज रत्नाकर। व भट्टों के अनुसार, किसके अनुसार? भट्टों के अनुसार। अच्छे से देखिएगा, राज रत्नाकर व भट्टों के अनुसार, यानी इन दोनों ने जो उत्पत्ति बताई थी राठौड़ राजवंश की, वो किससे बताई थी? लिखो, इन्होंने राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति हिरण्यकश्यप के पुत्र से बताई गई, या हिरण्यकश्यप के वंशजों से बताई गई, ये लिख लो, के वंशजों से बताई गई। अब ये मत किसका है?
राज रत्नाकर और भट्टो का। अभी समझाऊंगा मैं आपको, पहले लिख लीजिए अच्छे से। उसके बाद दूसरा विद्वान जो आएगा वो आएगा आपके दयाल दास। कौन आएगा? दयाल दास के अनुसार। दयाल दास के अनुसार इन्होंने राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति सूर्यवंशी से बताई। कौन से वंशी? सूर्यवंशी से बताई। हाँ जी। उसके बाद लिखोगे नंबर 3 हारनली। कौन सा नली? और गौरी शंकर ओझा ने राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति किससे बताई रे? बदायूं के राष्ट्रकूटों के शासक रावसिहा से बताई। किससे? रावसिहा से बताई। और देखो, सुन लो अच्छे से, ऑप्शंस के अंदर पूछ ले कि राठौड़ों की उत्पत्ति बदायूं के राठौड़ों से या राष्ट्रकूटों से बताई गई। इस मत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? तो याद रखना, गौरीशंकर ओझा भी ऑप्शंस में है और हारनली भी ऑप्शंस में है। तो याद रखना, सबसे पहले किसने मत दिया? और हारनली के मत पर समर्थन दिया किसने? गौरीशंकर ओझा ने। कंप्लीट ना? दोनों ऑप्शंस में हो तो पहले करोगे कौन सा नली? हारनली। लिख लीजिए फटाक से। लिख लीजिए फटाक से। लिख लिया? चलो आगे बढ़ो। उसके बाद नोट लगाकर लिखोगे मुहणोत नैन्सी। आवाज नहीं रहा। राठौड़ वंश की उत्पत्ति कनौज के रावसिहा से बताई गई। अब देखो, उधर तो है बदायूं और इधर कहां का बताया गया? कनौज का। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, बस इतना ही डिफरेंस है। ये विद्वानों के अनुसार क्या हो गई आपके? उत्पत्ति। उसके बाद लिखोगे कौन सा पक? संस्थापक। और संस्थापक जो था कौन था रे? रावसिहा। रावसिहा। फिर लिखोगे प्रारंभिक राजधानी। और प्रारंभिक राजधानी में लिखोगे सबसे पहले तो पाली और फिर लिखोगे खेड़। कौन से मेर? बाड़मेर। उसके बाद लिखोगे राज तिलक राठौड़ राजवंश के
राजाओं का राज तिलक कौन करता था रे? नहीं पता। बगड़ी के ठाकुर करते। कौन सी गढ़ी? बगड़ी एक हमारे मारवाड़ में ही रियासत थी। बगड़ी जो वहां का जो ठाकुर होता था वो करता था। लिख लीजिए जल्दी से। सूर्यवंशी से उत्पत्ति दयालदास राठौड़ है। कर्नल टोंड ने भी जो उत्पत्ति बताई थी याद रखना, वो मुहणोत नैन्सी के बराबर ही बताई थी। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। लिख लीजिए फटाक से। सर एक बार पीछे करना, लिखिए जल्दी से। अब लिखो, आप लिखो तब तक। अब अगले पॉइंट में लिखो कुल देवी और आराध्य देवी। कौन सी देवी? कुल देवी और आराध्य देवी। कुल देवी कौन थी रे? नागणेची माता। और आराध्य देवी में लिखो चामुंडा माता। कौन सी माता? चामुंडा माता। सर जी कोई स्टोरी नहीं है क्या? अरे आगे हिस्टोरिया ही हिस्टोरिया है, बस तुम्हें स्टोरियों की पड़ी है। अभी बिल्कुल स्टोरी बताएंगे आपको। हिस्टोरिया यहाँ पर खतरनाक आएगी, टेंशन मत लो। अब लो आगे। याद रखना सबसे पहले पाली थी। पाली का मतलब राव सिया ने जो अपना साम्राज्य स्थापित किया ना मारवाड़ के अंदर, क्योंकि राव सिया हमारे मारवाड़ के थे ही नहीं, वो कनौज के थे, बदायूं के थे। अब वो कनौज बदायूं से आएंगे किधर? मारवाड़ में। और मारवाड़ में पहले विजिट करेंगे पाली को। किसको? पाली को विजिट करेंगे। तो पाली में ही कौन से वंश की नींव रखेंगे? राठौड़ वंश की। तो बताओ पाली प्रारंभिक राजधानी या प्रारंभिक क्षेत्र हुआ कि नहीं हुआ? फिर इनका बेटा होगा आसनाथ आस्करण, वो जीतेगा किसको? खेड़ को। किसको? खेड़ को। और खेड़ जो है बाड़मेर के अंदर, उसको जीतेगा और फिर राजधानी बनाएगा किसको? खेड़ को। तो राजधानियां कितनी हो गई? प्रारंभिक राजधानियां पहली पाली और दूसरी खेड़। और खेड़ कहां? बाड़मेर में। चलिए, बदायूं यूपी, कनौज बदायूं ये जो है ना पहले आपके यूपी और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है ना ये बिल्कुल बगल में था। तो यहां का क्षेत्र था। यहां पर जो शासन था गहड़ वालों का, जयचंद। अभी मस्त रहो, पूरा बताऊंगा। अभी पहले एक लिखने का जो सामान्य जानकारी का काम है ना वो पूरा कर लो। लिखो फटाक से अगले पॉइंट में। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट लिखो कुल देवी। कौन सी देवी? और कुल देवी हो गई कौन सी माता? अरे बोलो रे, नागणेची माता। और फिर कौन सी देवी? आराध्य देवी। कौन सा मुंडा? अरे बोलो कौन सा मुंडा रे? हाँ, चामुंडा माता। ये हो गई कौन सी देवी? आराध्य देवी। अब चलो अच्छे से आगे बढ़ो। लिखो संबंधित ग्रंथ। कौन से ग्रंथ? संबंधित ग्रंथ। राठौड़ राजवंश की जानकारी देने वाले संबंधित ग्रंथ। फर्स्ट पॉइंट ही लिखोगे मुहणोत नैन्सी। कौन सा नैन्सी रे? मुहणोत नैन्सी। इनके कितने ग्रंथ है? 2।
एक तो है नैनसिरी खियात और दूसरा है मारवाड़ परगनारी विगत। ये हो गए कितने ग्रंथ। और ये जो दरबारी विद्वान जो थे, बिल्कुल दरबारी विद्वान जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रथम के। उसके बाद जो राठौड़ों की जानकारी मिलती है, याद रखना, दयाल दास के ग्रंथ। कौन सा दास? दयाल दास के ग्रंथ जो है बीकानेर के राठौड़ोरी ख्यात। इसमें याद रखना है तो बीकानेर के राठौड़ोरी, पर बीकानेर के राठौड़ गए कहां से थे? जोधपुर से गए। तो उसमें जोधपुर की भी जानकारी मिलती है, जोधपुर के राठौड़ों की। तो एक और ग्रंथ बना कि नहीं बना? और ये दयालदास जो दरबारी विद्वान थे, वो यानी ये जो ग्रंथ लिखा था वो किस राजा के समय लिखा था? तो बीकानेर के राजा रतन सिंह। कौन से सिंह रे? रतन सिंह। दूसरा पॉइंट लिखोगे नंबर 3, दास ही दास। कौन सा दास? बांकी दास। और इनके ग्रंथ का नाम है बांकी दासरी ख्यात। लिखोगे ये जो दरबारी विद्वान थे किसके तेरे? नहीं पता। मान सिंह राठौड़ के। लिख लो फटाक से। अरे भाई ईश्वर लाल, याद रखना, संस्थापक बोल दो, मूल पुरुष बोल दो, आदि पुरुष बोल दो, जनक बोल दो, वो सब जो था छिहा ही था। छोटी छोटी बातें क्या पूछ रहे हो? क्वेश्चंस ऐसा पूछना चाहिए जिसमें दम हो और जहां से रियली में लगे कि हाँ यार स्टूडेंट्स ने जो पूछा बिल्कुल ये एग्जाम में आने लायक है। जल्दी से लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखो। देखो ये जो सामान्य जानकारी के पॉइंट जो लिखा रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं 100 नहीं 200% यहां से आपके क्वेश्चंस बन सकता है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, स्टूडेंट्स और जो टीचर्स कंटेंट जो देते हैं ना, वो सीधा राजाओं से देते हैं। और एग्जामिनर क्या करते हैं, एग्जामिनर को पता है कि कंपटीशन का जमाना बहुत भयंकर हो गया है और बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो राजाओं से शुरू करते हैं। तो हम एक काम करते, राजाओं से नहीं पूछकर सामान्य जानकारी में से पूछ लेते हैं। और सामान्य जानकारी अब तक जो मैंने लिखा है ये पूरी की पूरी क्या है? सामान्य जानकारी। यानी कोई भी राजवंश हम पढ़े उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए वो कौन थे, कहां से आए, कैसे उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया, उनकी कुल देवी कौन, आराध्य देवी कौन, और कहां पर आकर उन्होंने सत्ता स्थापित की, और उसके पहले उस रियासत पर शासन कौन करते थे। जैसे मैंने पहला ही पॉइंट लिखाया, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक मारवाड़ रियासत पर किनका अधिकार था? गुर्जर प्रतिहारों का। और जब गुर्जर प्रतिहार कमजोर हुए तब राठौड़ों ने अधिकार कर लिया। सही है कि नहीं है? तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। सर एक बार वापस शिलालेख निकालना, लिखिए जल्दी से। कहां है शिलालेख? आ गया, लिख लो। अशोक के शिलालेखों में राठौड़ों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो है लठिक या रठिक। यानी उस अब देखो मैंने आपको कहा ना, उदाहरण देता हूं। आज से 25-30 साल पहले
घर में अगर बच्चा जन्म लेता तो मंगलवार के दिन पैदा होता लड़का तो नाम रखा जाता मंगलाराम। कौन सा राम? हाँ। बुधवार के दिन अगर लड़की पैदा होती तो नाम रखा जाता बुध की। सही है कि नहीं है? अरे सही है कि नहीं है? शनिवार के दिन अगर लड़की पैदा होता तो नाम रखते सनुड़ी। बिल्कुल सही है। पर सुनो, जैसे जैसे क्या बदला? समय बदला। आज अगर घर में छोरा पैदा होता है तो नाम रखता है यो यो। सही है कि नहीं है? और छोरी अगर पैदा होती है तो नाम रखता है ऐचूरिया। हाँ, ऐश्वर्या। अब नाम तो थोबड़ा बोले किधर ही जाओ, नाम क्या रखेंगे? हाँ, नाम रखेंगे अनन्या। क्या रखेंगे? तो बच्चा लोग ऐसे ही जैसे जैसे समय बदला, सुनो आवाज नहीं, समझा रहा हूं वो पॉइंट समझो। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे नाम भी बदले। सही है कि नहीं है? आज हम साला ज्यादा नहीं तो एक महीने के अंदर 5-6 ड्रेसेज तो यूज में लेते ही है। एक बार अपने पिताजी को जाकर पूछना, वो कहेंगे एक नेकर के अंदर नमी पड़ ली थी मैंने, और पाकिस्तान के नक्शे तो चारों तरफ थे। बिल्कुल सही है। अरे सही है कि नहीं है? तो सुनो, ये पृथ्वी जो, दांत मत निकालो और जो चीज बता रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि जो चीज समझना चाहते हैं वो हंसकर निकाल देते हैं। सुनना, अब सम्राट अशोक के समय भी तो मारवाड़ था, सम्राट अशोक के समय भी तो राठौड़ थे, पर उस समय राठौड़ों को राठौड़ नहीं रठिक या लठिक कहा जाता था। फिर जैसे जैसे समय बदला उस शब्द में परिवर्तन भी हुआ। सही है कि नहीं है? जैसे हम अब भी देखते तो काफी पुराने नाम मिलते, पर अब ऐसे नाम कोई भी नहीं रखता। तो यही तो समय का बदलाव है। ऐसे ही तो रठिक लठिक हुआ, फिर रठिक लठिक ही क्या बदले? राष्ट्रकूट बदले, और समय बीता बीता और प्रचलन में आ गया रठठूड़, और वर्तमान में चल रहा है राठौड़। टेंशन मत लो, 50 साल 200 साल 400 साल बाद इंग्लिश लैंग्वेज इतनी मजबूत हो जाएगी कि इन्हीं राठौड़ों को और किसी नाम से जाना जाएगा। हाँ, अब मर जाओ, ज्यादा अंग्रेज मत बनो बेटे। फोरकास्ट करने लग गए, पूर्वानुमान लगाने लग गए। चलिए अब समझ लो। अब मैं समझा रहा हूं राव सिंहा को, सुन लो अच्छे से। यह है हमारा वाड़ ही वाड़ मारवाड़, और यह है थान ही थान। कौन सा थान रे? राजस्थान। बहुत शानदार बना है, असली यही है, पिछले वाले नकली है। हाँ, ये TH हैंडले ने बनाया है। अब सुनो अच्छे से, बिल्कुल याद रखना, वर्गीकरण करने वाला भौतिक स्वरूप का सबसे पहले। हाँ, तो हैंडले हूं मैं अभी, सुन लो। अब बच्चा लोग, ये है आपका नोज ही नोज, और दूसरे विद्वानों ने बताया यायु ही यायु, क्योंकि हम एक विद्वान के अनुसार तो पढ़ नहीं रहे, सभी विद्वानों का पढ़ना पड़ेगा। यहां का कनौज का राजा, गोली मारो कनौज को, हमने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान। पढ़ा था? अरे पढ़ा था क्या? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में एक युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था। और तराइन का युद्ध जो हुआ उसमें मोहम्मद गोरी की सैनिक सहायता किसने की थी? बोलो रे, अरे बोलो। वो राजा कहां का था? अरे नोज ही नोज, कनौज का, गहड़वाल। कंप्लीट ना? तो अब सुनो, मैंने पॉइंट लिखाया है 7वीं से 12वीं शताब्दी तक तो शासन जो किया किसने किया? गुर्जर प्रताड़ना। तो 1191-92 देख लो, 12वीं शताब्दी है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो सुनना, जयचंद गहड़वाल
मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद इस जयचंद को भी जिंदा नहीं छोड़ा, इसको भी मौत के घाट उतार दिया। चंदेरी के युद्ध में अटैक करके 1194 के आसपास, वो इंडियन हिस्ट्री में आएगा। अब मारा गया बोलो कौन? तब बच्चा लोग कनौज बोल दो या बदायूं बोल दो, दोनों विद्वानों का ले रहे हैं। फिर जयचंद का एक भाई था जिसका नाम था राव सेतराव। कौन सा राव? सेतराव। भाई किसका रे? कहां का राजा बना? कनौज का। इसने भी अपना शासन अच्छे से पूरा किया। फिर सेतराव का बेटा राजा बना जिसका नाम था राव सिंहा। क्या नाम था? अब बच्चा लोग सुनना, अब सुनिए अच्छे से सुनना। कौन आया है? राव सिंहा। देखो इनका नाम सिंहा क्यों पड़ा? कुछ ऐसी कहानियां भी मिली कि सेतराव का जो पुत्र था उसने जो अपना बचपन बिताया था वो शेरों के बीच में बिताया था। किन के बीच में? ऐसी किदवंतियां खूब सारी चलती है। शेरों के बीच में इनका बचपन बीतने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? राव सिंहा। अब बच्चा लोग, राव सिंहा राजा बने कौन से नौज के? कनौज के राजा बने। तब कहा जाता है कि इनके ऊपर मलेच्छों ने या अरबों ने अटैक किया था और अटैक जब हुआ था तब राव सिंहा को उस युद्ध के बारे में आभास नहीं था। जब चारों तरफ से कनौज पर दुश्मनों के अटैक हुए तब परेशान हो गए। बोलो कौन? पहले तो राव सिंहा ने इनका सामना किया, पर जब इनको लगा कि अब मैं जीत नहीं पाऊंगा तब अपने 200 सैनिकों को लेकर, कितने सैनिकों को? 200 सैनिकों को लेकर छोड़कर निकल गए। बोलो कौन से नौज से? अरे बोलो, कनौज से निकल गए और तबड़िक 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 करते करते कौन से थान में आए रे? यहां आ गए। और यहां पर है क्या? पाकिस्तान। सही है, मर जाओगे। यहां पाकिस्तान है। साला असपा कुल्ला खा। सुनो अच्छे से, यहां पर है क्या है रे? क्या है? और ये कहां है? फड़ौदी में। कहां है? इन्हें कहते हैं पढ़े लिखे अशिक्षित इंसान। आंखें फाड़ के देखो, मैंने कोलूमंड लिखा क्या? मर जाओगे। और ये जो है नेर ही नेर, बीकानेर में। बस सावधानी हटी, ऐसे ही बेटे कह रहे कोलूमंड में। अरे भाई मैंने कोल्हू मठ लिखा है, बस नाम सर थोड़ा सेम लगा इसलिए हम फड़ौदी पहुंच गए। सुन लो, तो अब सुन लेना अच्छे से, समझ लो पहले अच्छे से। अब बच्चा लोग यानी 200 सैनिकों को लेकर प्रदेश यानी अपना साम्राज्य छोड़कर आए थे, तो इनके लिए ये क्षेत्र नया ही था। अब बच्चा लोग 200 सैनिक थे साथ में, वहां पर युद्ध भी लड़ा था तो थोड़े घायल भी थे। साथ में जो खजाना था वो लगभग समाप्त होने को आया था, तो कोल्लू मठ के अंदर उन्होंने पड़ाव डाला, रुके थे, बैठे थे, चिंतित थे। इस कोल्लू मठ का एक सरदार था। कौन से मठ का? कोल्लू मठ का एक सरदार था जिसका नाम था जय सिंह। कौन सा सिंह? अब ये जो मैंने मत बताया कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार। किसके अनुसार? अब इतिहास गौरीशंकर ओझा ने भी लिखा, मुहनौत और हार्नली ने भी लिखा। इन्होंने कहा झूठ बोल रहा है टॉन्ड। आया था राव सिंहा, पर वो नेर ही नेर, बीकानेर नहीं, वो रात ही रात गुजरात गया था। तो सुन लो अच्छे से, चाहे गुजरात जाओ
चाहे किधर भी जाओ, दोनों का मत याद रखना है। पर सिंहा राठौड़ों की राजस्थान में स्थापना करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सुन लो अच्छे से, हम दोनों का मत ले लेते, या तो गए गुजरात या फिर गए कोल्लू मठ बीकानेर। अब बच्चा लोग राव सिंहा आगे, हाँ दोनों की खासियत देखो बेटों की, दोनों ने राजा सेम बताया। ओझा ने कहा जय सिंह राजा कहां का था, और इन्होंने कहा नहीं ये कौन से मठ का था। कोई बात नहीं, दोनों ऑप्शंस ले लेते हैं। अब बच्चा लोग बिल्कुल यहां से राव सिंहा आए, और जय सिंह नाम का जो राजा था, चाहे गुजरात का हो चाहे कोल्लू मठ का हो, उसको पता चला कि भाई मेरे साम्राज्य में कोई राजा है, साथ में 200 सैनिक है, परेशान है। तो जय सिंह उनके पास गया। तो जय सिंह ने देखा, तो बच्चा लोग बिल्कुल देखा तो सैनिक थोड़े घायल भी थे, चोटें वोटें लगी हुई थी। तो जय सिंह ने राव सिंहा को कहा कौन हो आप, कहां से आए हो, परिचय दीजिए अपना। तो बिल्कुल राव सिंहा ने पूरी आप बीती बताई कि मैं कनौज का राजा हूं और मेरे ऊपर दुश्मनों ने क्या किया, अटैक, और मेरा साम्राज्य तबाह हो गया है, यहां पर हम बैठे हैं। तब बच्चा लोग पूरी बात जब जय सिंह ने जानी, तब जय सिंह जी ने कहा अतिथि देवो भव, शरण में आए हुए शरणार्थी को हम शरण देंगे, आप हमारे दरबार में चलिए। अब बताओ राव सिंहा को शरण किसने दी? जय सिंह। अब इनके पास थोड़े दिन रहने लगे कौन? राव सिंहा। अब बच्चा लोग रहने लगे। अब ये जय सिंह जी क्या थोड़े बूढ़े थे? क्या थे? हाँ बूढ़े थे थोड़े। अब बूढ़े थे तो बच्चा लोग उसी समय हमारे पश्चिम राजस्थान के अंदर एक डॉन था। क्या था? डॉन था जिसका नाम था लाखा फुलानी। क्या नाम था? अब भाई नाम पहले ऐसे ही होते थे। ये डकैत था, बड़ा लूटपाट करता था, साम्राज्यों को लूटता था। तो अच्छे से सुनना, इस लाखा फुलानी को पता था कि कोल्लू मठ का सरदार कौन सा सिंह? जय सिंह बूढ़ा है। तो बच्चा लोग वो लाखा फुलानी 1 महीने 2 महीने में आता कौन से क्षेत्र में, और जनता को लूटकर चला जाता। जनता शिकायत करती किसको? जय सिंह को। पर जय सिंह का जो उम्र का जो प्रभाव था वो पकड़ने में हर बार असमर्थ रहते थे। किसको? लाखा फुलानी को। अब लाखा फुलानी और आया था, साम्राज्य को लूट कर चला गया था, तो परेशान थे। बोलो कौन से सिंह रे? हाँ, अब सुनना अच्छे से। जय सिंह जी परेशान थे तो बिल्कुल जय सिंह जी के पास गए। कौन? सॉरी, जय सिंह जी परेशान थे तो जय सिंह जी के पास आए राव सिंहा, और राव सिंहा ने जय सिंह जी को परेशान देखा तो कहा आज सरदार परेशान कैसे है? तब जय सिंह जी ने कहा आप हमारे मेहमान हो, और मेहमानों को घर की समस्याएं बताई नहीं जाती। तब राव सिंहा ने कहा ठीक है हम भी चलते हैं, आपने हमें विकट समय में शरण दी है तो हम मेहमान नहीं, हम आपके रिश्तेदार और आपके सुख दुख में साथ देने वाले हैं, आप समस्याएं बताओ है क्या? तब बच्चा लोग जय सिंह ने कहा लाखा फुलानी मेरे साम्राज्य की भोली भाली जनता को लूटता है, और मेरी उम्र इतनी है कि मैं उसको हर बार पकड़ने में असफल रहता हूं। तब राव सिंहा ने कहा यह बात, फुलानी अब की बार आएगा पर वापस नहीं जाएगा। बच्चा लोग राव सिंहा तैयार हो गए। कुछ ही समय बाद वापस आया। बोलो कौन सा फुलानी रे? किसको लूटने रे? तब युद्ध लड़ा कौन से सिंहा ने? और राव सिंहा ने धमाधम फोड़ा। किसको? और लाखा फुलानी पराजित होकर भाग गया और कहा कुरिया नाट, और रियल में सिंहा शेर आया। सही है कि नहीं है? भाग गया कौन? अब बच्चा लोग कोल्लू मठ की जनता को पता चला कि हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया। बोलो किसने?
बहुत खुश हुए। तो बच्चा लोग राव सिया कोलूमठ की तरफ गए, तब जनता ने बड़ा स्वैग से स्वागत किया। दरबार में गए जय सिंह से के, तो जय सिंह जी ने भी जोरों शोरों से स्वागत किया। किसका रे? राव सिया का। अब बच्चा लोग राव सिया का स्वागत हुआ, तब जय सिंह जी के एक बहन थी। क्या थी? बहन। अब मैं एक ही मत बताऊंगा, बहन नहीं थी, गोली मारो, पुत्री थी। अब सुनना, तुम्हें हालांकि ज्यादा बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा बताने से तुम क्या विद्वान बन जाते हो। सुनना, कर्नल जेम्स टोड ने तो कहा पुत्री थी, गौरीशंकर ओझा, हारनली और मोहनौत इन्होंने का नहीं, बहन थी। अब सुनो, इतिहास अगर एक व्यक्ति लिखता तो हमारे पास बात कितनी आती। अब खूब सारों ने लिखा है, तो हर एक का मत हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स किसके हिसाब से पूछता है, हमें हर एक का उत्तर देना होता है। तो सुनना अच्छे से, बहन हो चाहे बेटी हो, वो थी किसकी? जय सिंह की। अब बच्चा लोग, जय सिंह ने अपनी बहन या बेटी पार्वती सोलंकी, कौन सी सोलंकी? का विवाह किया किसके साथ? राव सिया को कहा हम हमारी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। सिया ने कहा भोग दो। तब कहा आयुष्मान भव, जीवता रहो। अब बच्चा लोग, विवाह हो गया, बोलो किसका रे? नया पेज लेता हूं, विवाह नया नया है तो नया पेज। राव सिया, ये लो करवाई देता हूं संग। कौन सी सोलंकी? पार्वती सोलंकी। अच्छे से देखते रहना, ये फेरे हो गए। हाँ, पार्वती पराई हो गई। अब सुनो, पार्वती सोलंकी का विवाह हो गया राव सिया के साथ। तब राव सिया जी बिल्कुल पार्वती सोलंकी के पास गए। तब पार्वती सोलंकी ने कहा स्टॉप, 50 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अब सुनो, ये क्यों बोला मैंने इसलिए बोला क्योंकि पार्वती सोलंकी ने कहा कि आपने अभी युद्ध के अंदर खूब सारे व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा है, और हम भगवान के बड़े भक्त हैं, हमें ये मारकाट पसंद नहीं है, आपने पाप किया है। तो राव सिया ने कहा गैली, हम क्षत्रिय है। हाँ डपी, हम क्षत्रिय है। क्या है? और क्षत्रियों का काम है। तो कहा ना 50 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो कहा इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो कहा 4 धाम जाकर आओ, पाप धो कर आओ, गंगा जी जाकर आओ, कहीं जाकर आओ। तो कहा बस। तब राव सिया जी ने कहा मैं जाऊंगा, आप कहोगे जैसे मैं करूंगा, पर मेरी भी एक क्या है, आप मेरे साथ चलो। 50 नहीं, 100 मीटर दूरी मेंटेन करूंगा, पर साथ चलो, ताकि समय अच्छे से कटेगा। तो कहा ठीक है। कितनी गज दूरी? 100। 50 बढ़ गई ना, 50 पार्वती की, 50 राव सिया की। तो बच्चा लोग, अब दोनों रवाना हुए। बोलो कौन से मठ से रे? अरे बोलो रे, कोल्हू मठ से रवाना हुए। कौन सी यात्रा पर? द्वारिका यात्रा पर, यानी वो द्वारका यात्रा पर जा रहे थे। अब सुनना अच्छे से, ये लो रवाना हुआ काफिला, तबड़िक 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 करता करता जा रहा था। तभी के एक नगर आया, ली ही ली। कौन सा ली? और पाली के अंदर जो जनता रहती थी, उस जनता में सर्वाधिक जो रहते थे वो रहते थे ब्राह्मण। और कौन सी जाति के? पालीवाल। अब सुन लेना बच्चा लोग, अभी यहां पर देखो एक मत आ रहा है विशेषत जाति पर, तो ऐसा नहीं समझे कि सर बता रहे, जो हुआ मैं वही बताऊंगा। तो बच्चा लोग, पालीवाल ब्राह्मण, मतलब इनकी थोड़ी संख्या ज्यादा थी। पाली जो नगर था उस समय बहुत डेवलप नगर था,
और खूब धनी थे यहां के व्यक्ति। तो बच्चा लोग आसपास में कुछ मुस्लिम लुटेरे थे। कौन से लुटेरे? मुस्लिम लुटेरे थे। वो लूटते थे कौन से नगर को? तो बिल्कुल पाली की भी जनता परेशान थी कौन से लुटेरों से। अब पाली से गुजर रहे थे कौन? राव सिंह ने किसको पराजित किया था? लाखा। ये बहुत बड़ा डकैत था, इसका नाम था। और आपको पता है एक डॉन भाई को दूसरा डॉन भाई पराजित करता है तब अखबारों में नाम आता कि नहीं आता है? हम भी सुनते हैं काफी डॉन भाइयों के नाम कि यार वो डॉन बहुत खतरनाक है। ऐसे ही तो बच्चा लोग, अब एक पाली का मुखिया था, एक व्यक्ति था, उसको पता चला कि हमारे पाली से गुजर रहे हैं कौन? जिन्होंने कोल्लू मठ की जनता को से बचाया। किसको, मतलब किससे बचाया? तो क्यों नहीं हम भी अपनी समस्याएं बताए? किनकी? मुस्लिम लुटेरों की। किनको? और हमारी समस्या का भी क्या कर दे? समाधान। तो बच्चा लोग का बात सही है, पर मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। वो भाई दौड़ा दौड़ा आया कहा? और पाली की जनता को बात कही तो पाली की जनता ने कहा चलो। तब पाली के जनता के लोगों ने कहा सिंहा जी के जाकर टांगड़े पकड़ लेना है। जब तक समस्या का समाधान नहीं करे तब तक विनती विनती करनी है, छोड़ना नहीं है। तो कहा ठीक है चलो। अब पाली से आई जनता और जो बैलगाड़ियां जो जा रही थी, फॉर्च्यूनर, पहले बैलगाड़ियां ही थी सब, BMW, रोडी सब रथ वगैरह, वो जा रहे थे, उनको रोकाया। जाकर पैर पकड़े किनके? सिंहा जी से विनती की कि राव सिंहा जी, हमारी ये समस्या है, मुस्लिम लुटेरे आते हैं, लूटते हैं, चले जाते हैं। राव सिंहा जी ने कहा अभी तो 50 गज दूरी है, अगर तुम्हारी समस्या का समाधान कर दिया मेरी जिंदगी वैरागी बनना पड़ेगा मुझे। ये बात कही किसने? अरे बोलो। हाँ जी। अब अच्छा लोग, ये बात कही तो जनता ने खूब विनती की। सिंहा जी ने कहा तुम्हारी समस्या गई भाड़ में, तुम्हारी समस्या के चक्कर में मैं अपनी समस्या नहीं बढ़ाना चाहता। ये बात कही तो एक व्यक्ति ने कहा कि पीछे मोहतरमा भी है, ये तो मानने वाले है नहीं, इमोशनल अत्याचार करते, उनके पास चलता है। अब वो फौज गई किनके पास? पार्वती जी के पास। और पार्वती जी के पास जाकर जनता रोई और बात कही। तो आपको पता है महिलाओं का दिल जो होता है थोड़ा कच्चा होता है, जल्दी बढ़ता है। अब पार्वती जी आए किनके पास? कहा कि पाप वहां पे भी किया था आपने, यहां पे भी कर दो, पूरा एक साथ धोएंगे। तब राव सिंह ने आंख निकाली किन पर? आम जनता पर, पाली की जनता पर। कहा कि ये नहीं मानेंगे। तब बच्चा लोग, राव सिंह ने कहा नहीं लड़ूंगा। तब बच्चा लोग, वहां की जनता ने राव सिंह के सामने 1 लाख स्वर्णिम मुद्राएं रखी। अब 1 लाख स्वर्णिम मुद्राएं देखी तब राव सिंह ने कहा लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। फिर कहा लड़ूंगा, क्योंकि पैसा चीज ही ऐसी होती है, क्या बोलती क्या चीज है पैसा। अब राव सिंह ने सुनना, युद्ध लड़ने के लिए कितने लाख लिए, या फिर पाली की जनता ने कितनी मुद्राएं प्रदान की? 1 लाख मुद्राएं। तब राव सिंह ने कहा अब की बार मुस्लिम लुटेरे आएंगे पर जिंदा बचकर नहीं जाएंगे। बच्चा लोग, युद्ध जो हुआ 1 लाख मुद्राएं दी किसने? पाली की जनता ने। इसलिए इस युद्ध का नाम पड़ा लाख जंवर का युद्ध। बोलो कौन सा जंवर? लाख जंवर का युद्ध। और ये युद्ध जो हुआ था धोला चौतरा गांव में हुआ। कौन सा चौतरा? धोला चौतरा गांव में हुआ। तो इस युद्ध के कितने नाम हो गए? 2, लाख जंवर का युद्ध और धोला चौतरा गांव का
युद्ध। अब इस गांव के अंदर युद्ध जो हुआ था, राव सिंहा और मुस्लिम लुटेरे, इन मुस्लिम लुटेरों का जो नाम बताया जाता है मुखिया का, वो नूरुद्दीन या नसीरुद्दीन या फिरोज खां बताया जाता है। अब राव सिंहा ने इनको दे धमाधम फोड़ा और बचाया, बोलो कौन सी जनता को? पाली की जनता को। अब राव सिंहा आए, पाली की जनता खुश हुई, बढ़िया ऐसे नाचने लगी कि मजा आ गया। अब राव सिंहा जी का अब तो जाए, तो कहा बिल्कुल जाओ। अब राव सिंहा जी रवाना हुए, तब एक पाली का मुखिया जो था वो निराश था, उसका मुंह उतरा हुआ था। तो दूसरे मुखियाओं ने कहा अरे क्या हुआ, हमारी समस्या का समाधान हो गया। तो कहा कैसी समस्या का समाधान हो गया? समस्याएं बढ़ गई है। तो कहा कैसे? कहा ये तो सिंहा जी ने आज हमें बचा लिया, अब ये तो जा रहे हैं, कल मुस्लिम लुटेरे वापस आएंगे, अब तो हमें तगड़ा लूटेंगे। तब जन वहां के मुखियाओं ने कहा बात तो, वापस चलो, पकड़ो किसको? उनसे विनती करते कि आप हमेशा के लिए परमानेंटली कहां रुक जाओ? पाली में। अब गए, वो गए और राव सिंहा जी को जाकर ये बात कही, तो राव सिंहा तो इसी फिराक में थे, क्योंकि उन्हें उन वापस क्या स्थापित करना था? साम्राज्य। तब राव सिंहा ने कहा बिल्कुल मैं रहूंगा कहां, पर मैंने पाप जो किए वो तो दोहराने दो, कि वैरागी बढ़ाने का विचार है। तब बच्चा लोग बिल्कुल पहले गए कौन सी यात्रा पर? अरे बोलो, द्वारिका यात्रा पर गए, वापस आकर रहने लग गए कहां? अब पाली में रहने लग गए। तो बच्चा लोग अब पाली में रहकर संपूर्ण पाली को प्राप्त करने की क्या बनाने लगे? योजना। पर पाली पर अधिकार कब तक नहीं होगा? जब तक पाली के मुखिया जिंदा रहेंगे, क्योंकि जो पाली की जो पूरे कार्य प्रणाली और शक्तियां जो थी, डिसीजन जो लेते थे, वो मुखिया लेते थे। अब राव सिंहा ने कहा इन मुखियाओं को मारू कैसे? इनको नहीं मारूंगा तब तक पाली पर अधिकार। तब बच्चा लोग सुनना, राव सिंहा ने होली के दिन, किस दिन? अब बताओ बच्चा लोग, होली के दिन सभी के घरों पर, हमारे हिंदुओं का पवित्र तैयार है कि नहीं है? और होली के दिन सभी के घर पर काम रहता कि नहीं रहता है? होली के दिन राव सिंहा ने पाली के जितने कितने भी मुखिया थे उन सबको इनवाइट किया, किसके लिए? खाने के लिए। तो बच्चा लोग अब होली था, होली के दिन सबको अपने घर पर काम था, तो मुखियाओं ने कहा देखो भाई एक साथ तो चल नहीं सकते, नया तैयार है, घर पर मेहमान आएंगे, पर जिनको जैसे जैसे समय मिले वो किन के घर जाना? सिंहा जी के घर जाना, और क्या खाकर आना? खाना खाकर आना, वरना उनको बुरा लगेगा। अब बच्चा लोग होली के दिन मुखियाओं को जैसे जैसे समय मिलता वो किन के घर जाते? राव सिंहा के घर महल जाते, और राव सिंहा बाहर खड़े रहते, बाहर सबसे बाहर गेट के पास, और मुखियाओं का स्वैग से स्वागत करते। कहा आइए। तो कहा खाना? तो कहा सबसे भीतर वाले कक्ष में। कहा क्या क्या? कहा गुबाड़ जामुन, काजू कतली, पानी पतासा, सब कुछ है। तब कहा कूटा है कि नहीं है? कहा 100% है। अब बच्चा लोग मुखिया जाता सबसे भीतर कक्ष में और जाकर क्या खोलता? दरवाजा। दरवाजे के पीछे सिया के सैनिक नंगी तलवारें लेकर खड़े थे। जो ही मुखिया अंदर आता और कहता कहां है कूटा, तो वो कहता ये ले कूटा, बोगने अलग। ऐसे करके होली के दिन संपूर्ण मुखियाओं को मौत के घाट उतारकर संपूर्ण पाली पर क्या कर लिया? क्या कर लिया? और कौन से वंश की नींव रखी? तो अब बोल रहे थे ना राठौड़ या खेड़ा, तो पहला कौन, सॉरी पाली या खेड़ा,
तो पहले कौन सा ली और फिर जाएंगे कहां? अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? इसलिए कहता हूं हमेशा अच्छे से देखिए और पहले अच्छे से समझ लीजिए। अब छाप ले, लिख लो फटाक से। फास्ट लिखो, बोलो मत, हेडिंग डाल दो सीधा, राव सिहा। राव सिहा। और राव सिहा का पहला ही पॉइंट लिखो फटाक से। शासनकाल यहां से नहीं, स्टार्टिंग के राजाओं का जो शासनकाल है ना वो बराबर नहीं है सभी विद्वानों का। शासनकाल जो हम लिखेंगे, ऑनलाइन वालों आप भी सुन लेना अच्छे से। सर कुत्ता नाट क्या होता? अरे कुत्ता नाट नहीं है, कुरिया नाट है। कौन सा नाट? कुरिया नाट है। आवाज नहीं रे, कुरिया नाट है वो। कुरिया अभी बताऊंगा कौन है क्या है, सुनिए अच्छे से। कुरिया नाट का मतलब है कि कोई सामने कोई बड़ा योद्धा आता है, यानी ये हमारे मारवाड़ी भाषा का एक शब्द है कुरिया, ऐसे ही कहते हैं कुरिया। पर हिस्ट्री के अंदर इस कुरिया के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूं, जब इस कुरिया की वास्तविकता तुम्हारे सामने आए तब तुम्हें यह शब्द नया नहीं लगना चाहिए। इसलिए बार बार बुलाकर तुम्हें याद करवा दूंगा, इस कुरिया के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। ये कुरिया कहां आएगा, कब आएगा, देखना ना भूले संपूर्ण हिस्ट्री। अगर क्लास आपने एक भी मिस की तो कुरिया आकर चला जाएगा और पूरी हिस्ट्री तुम पढ़ोगे और हिस्ट्री एक क्लास छोड़ दी तो कहोगे ये कुरिया कौन था, आपको पता ही नहीं चलेगा। कंप्लीट ना? अब सुनिए अच्छे से, अब लिखिए जल्दी से, नोट लगाकर लिखिए फटाक से। राव सिहा, हाँ शासनकाल जो लिखेंगे ना वो शासनकाल हम लिखेंगे रणमल राठौड़ से। किससे? रणमल राठौड़ से। वहां से सभी विद्वानों ने जो इतिहास लिखा वो मिलने लग जाएगा। लिखो फटाक से, कौन सा सिहा? राव सिहा। राव सिहा का पहला ही पॉइंट यह, राव सेतराव के पुत्र व जयचंद गहड़वाल के क्या थे रे? भतीजे थे। जयचंद गहड़वाल का भतीजा था, मर जाओगे अभी। राव सिया का पुत्र, सॉरी सेतराव का पुत्र था। बेटे मर रहे उल्टे, सेतराव और जयचंद भाई भाई थे। और आगे लिखोगे, ये मत किसने बताया? टोंड व मुहनौत नैन्सी। आगे लिखोगे, राव सिहा ने कनौज छोड़कर मारवाड़ में क्या ली रे? शरण ली। फिर लिखोगे, इनका विवाह जय सिंह की पुत्री ऑब्लिक करके क्या कर देना, हाँ ताकि तुम्हें पता रहे दोनों विद्वानों का अलग अलग मत। कुछ विद्वानों ने तो क्या कहा और कुछ ने कहा, इनका विवाह जय सिंह की पुत्री कौन सी सोलंकी? पार्वती सोलंकी के साथ हुआ।
और ये जय सिंह जी कितनी जगहों के राजा बताए गए विद्वानों द्वारा? दो, एक तो कोलूमठ और एक कौन सी रात? हाँ जी, दोनों जगह याद रखना अच्छे से, पर हमें राजा याद रखना कौन सा? सिंह, जय सिंह के साथ विवाह हुआ। अब बताओ राव सिंहा और जय सिंह कौन सी यात्रा पर जा रहे थे? राव सिंहा व पार्वती, सॉरी जय सिंह क्यों जाएंगे, कहां मरे बीच में। राव सिंहा व पार्वती सोलंकी द्वारिका यात्रा पर जा रहे थे। तब पाली के मुखियाओं ने कोष्टक में लिख दोगे कौन से वाल? मुखियाओं ने मुस्लिम लुटेरों की समस्या के बारे में अवगत करवाया। लिख लो फटाक से। कूटा क्या होता है? कूटा भी कुछ होता है, ये बहुत खतरनाक पदार्थ होता है। ये जब खाते हैं पता नहीं क्या क्या होता है। अगर अच्छा बनता है तो अच्छी बात है, वरना खतरनाक बनता है बस फिर पूछो ही मत। आवाज नहीं, जल्दी खा लो। कूटा आप फोड़ो, दहेज में नहीं मिलेगी। अरे होते रहेंगे, टेंशन मत लो। अगर लक्कड़ होंगे तो, वरना मस्त रहो, पीतर बनोगे। हाँ लिख लिया ना? हाँ जी बोलिए। नहीं लिखा तो फास्ट लिखो ना, माइकल जैक्सन की तरह स्लो मोशन में लिख रहा है। लिख लिया? हाँ, नहीं लिखा तो भी कह दिया कि लिख लिया। लिखो, जल्दी लिखो, लिख लो, जल्दी लिख लो, कोई बात नहीं। अरे मैं डांटू ना तो बुरा मत मानना, ये मेरी आदत है। मैं प्यार भी जताता हूं तो डांट के जताता हूं कि क्या कर रहा है, तो ऐसे नहीं कि सर डांट रहे, नहीं, मस्त रहा करो तुम। आवाज नहीं, आवाज नहीं, जल्दी से लिखो। लिख लिया? अब बताओ, समस्या के बारे में अवगत करवाया, तो बताओ पाली के मुखियाओं ने कितने लाख रुपए दिए तेरे? मुद्राएं दी थी। लिखो, पाली के मुखियाओं ने एक लाख स्वर्ण मुद्राएं राव सिंहा को प्रदान की। युद्ध के नाम कितने? दोला चौतरा का युद्ध, और दूसरा लाख जंवर का युद्ध। अब ये लाख नाम क्यों पड़ा रे? मुद्राएं ली थी। सीधा लिख दो, राव सिंहा वर्सेस मुस्लिम लुटेरे। अब ये युद्ध जो था कोई छोटा मोटा था, मुठभेड़ थी। कोई तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, धोला चौतरा का युद्ध किसने लड़ा था? परिणाम किसकी विजय हुई रे? सिंहा की
विजय। फिर नोट लगाकर लिखोगे पाली के मुखियाओं के आग्रह पर राव सिंहा पाली में रहने लगे तथा संपूर्ण पाली को प्राप्त करने की क्या बनाने लगे? योजना बनाने लगे। लिख लीजिए फटाक से। फिर लिखोगे होली के दिन पाली के मुखियाओं को मौत के घाट उतारकर संपूर्ण पाली पर क्या क्या रे अधिकार किया। लिख लो फटाक से। लिखिए फटाक से। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, थोड़ा लिखने में फास्ट रहे। लिखिए जल्दी से। लिख लिया ना? अरे लिख लिया? नोट लगाकर लिखो। राव सिंहा ने राठौड़ वंश की क्या रखी? राव सिंहा ने राठौड़ वंश की नींव रखी। राव सिंहा ने राठौड़ वंश की नींव रखी। इसलिए राव सिंहा को संस्थापक मूल पुरुष जनक कहा गया। कंप्लीट ना? बोलो लिख लिया? ये हो गया आपके कौन? राव सिंहा। एक पॉइंट लिख लो। अब देखो राव सिंहा की मृत्यु कैसे हुई। कहा जाता है कि राव सिंहा पाली से कुछ दूर गए हुए थे, तभी पाली के ऊपर मुस्लिम लुटेरे पुनः अटैक करते हैं और मुस्लिम लुटेरे अटैक करते हैं। तब ये न्यूज मिलती है किनको? राव सिंहा को। तो राव सिंहा वापस जाते हैं और मुस्लिम लुटेरों से अक्टूबर 1273 के अंदर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। कंप्लीट ना?
और ये जो जानकारी मिली, पाली के अंदर एक शिलालेख मिला, बिट्ठू शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बिट्ठू शिलालेख, जो देवड़ी गांव के आसपास मिला। और उसी शिलालेख में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि अक्टूबर 1273 के अंदर राव सिंहा मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षार्थी, यानी मुस्लिम लुटेरे पाली से क्या लूट कर लेकर जा रहे थे। और याद रखना, ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी गांव के लोग गायों को और जानवरों को अपना धन मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? तो पहले धन था, ये तो सबसे बड़ा धन था, स्रोत था। तो मुस्लिम लुटेरे गायों को लेकर भाग रहे थे, तब बच्चा लोग उनको बचाने हेतु राव सिंहा गैर मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए मारे गए। कंप्लीट ना? पहली राजधानी मंडोर नहीं थी क्या? जी नहीं। याद रखना, दिल्ली अभी दूर है, वैसे ही मंडोर अभी दूर है। मंडोर की तरफ धीरे धीरे गमन करेंगे, एक तरफ नहीं करेंगे। चलिए लिख लो एक पॉइंट। संस्कृत, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लिखो। देखो, जिस समय के अनुसार मिलते थे ना, तो समय के अनुसार लैंग्वेज भी चेंज होती थी। कंप्लीट ना? लिखिए जल्दी से, नोट लगाकर लिखो। पाली के बिट्ठू शिलालेख, कोष्टक में लिख लो पाली के, हाँ, बिट्ठू शिलालेख ऑब्लिक करके लिख लो देवड़ी शिलालेख। यानी कितने नाम मिलेंगे आपको? 2। पाली के बिट्ठू शिलालेख ऑब्लिक करके देवली शिलालेख के अनुसार अक्टूबर 1273 ईस्वी में, अक्टूबर 1273 ईस्वी में मुस्लिमों से लड़ते हुए, मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए, सर अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला क्यों दिया? ये मैंने मेवाड़ में पढ़ाया था, तो मारवाड़ पढ़ेंगे ना, अजीत सिंह आएंगे ना तब बताऊंगा, अभी बीच में नहीं बता सकता। ओके, आगे बढ़िए। मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए मारे गए। लिख लिया? अब पार्वती सोलंकी जो थी, इनके 3-4 पुत्र थे। इन 3-4 पुत्रों को लेकर वो चली गई कहाँ? पाली छोड़कर चली गई, क्योंकि राव सिंह तो मारे गए थे। वो अपने पीहर चली गई थी। कहाँ चली गई थी? पीहर, या तो कोलूमठ या कौनसी रात। अब बच्चा लोग वहीं पर पार्वती सोलंकी के बच्चे धीरे धीरे क्या हुए? बड़े हुए। तो एक पुत्र जो था उसका नाम था आसनाथ। क्या नाम था? बोलो। आसनाथ था। तो आसनाथ क्या, थोड़ा बड़ा हुआ तब वो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ खेल रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था। चलो मॉडर्न गेम बता देता हूं, क्रिकेट खेल रहा था। क्या खेल रहा था? क्रिकेट खेल रहा था। तो बच्चा लोग, आसनाथ जी महेंद्र सिंह धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट मारते थे। अब बच्चा लोग जो फील्डिंग कर रहे थे वो परेशान हो गए, क्योंकि आउट नहीं हो रहे थे। कौन? और आसनाथ जी हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर शॉट मारते, बॉल बेटी गुम हो जाती, दूर चली जाती। तो आसनाथ जी ने एक बॉल हेलीकॉप्टर शॉट मारा, तो थोड़ी ही दूरी पर एक बूढ़ी औरत कंडे सेक रही थी, थेप रही थी। कंडे का मतलब समझते हो? हाँ, थेपड़िया। हाँ, गोबर होता है ना, उस गोबर से थेपड़िया बना रही थी। तो बच्चा लोग, उस औरत के पास बॉल जाकर गिर गई। तो दूसरे जो साथ में खेल रहे थे उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, और वो डोकरी बहुत खराब है, देसी भजन सुनाती है। तब बच्चा लोग, आसनाथ जी ने कहा टेंशन, मैं जाऊंगा। आसनाथ जी अपना घोड़ा लेकर गए। बिल्कुल पर्सनैलिटी थी, राजाओं के थे ना भाई। तो बिल्कुल बच्चा लोग गए, उस डोकरी के पास गए और डोकरी को कहा बोल दो। तब बिल्कुल उस
बूढ़ी औरत ने कहा राजकुमार जी, मेरे दोनों हाथ गंदे हैं, बोल आपकी पड़ी है, आप घोड़े से नीचे उतरो और बोल ले लो। अब आसनाथ जी थोड़े उस समय थोड़े जवानी चढ़ रही थी तो खून था, तो कहा नप तुम दो। तो कहा अरे मेरे हाथ गंदे, आप उतरो और ले लो। तो 2 बार ऐसे हुआ तो बच्चा लोग आसनाथ जी ने क्या किया, उस औरत को धक्का दे दिया। अब औरत की ड्रेस नई नई लेकर आए थे, वो भर गई थी, गुस्सा आ गया। महिलाएं कुछ भी सहन कर सकती, उनके सौंदर्य प्रसाधन केंद्र को कोई छेड़ दे तो फिर देखो मजाल। तो बच्चा लोग औरत ने कहा एक तो हमारे क्षेत्र में ही रहना और हमारे ऊपर ही अत्याचार करना, लकड़ ले लो थोड़े। ये बात कही तो आसनाथ जी को ये बात लग गई, क्योंकि अब तक उनको पता नहीं था। अब पता चल गया कि इसका मतलब ये हमारा क्षेत्र। वो गया अपनी मां के पास और मां को जाकर कहा मां हम कहां रह रहे हैं, मुझे वास्तविकता बताओ। तब कहा इसको किसने कह दिया। तब बच्चा लोग जब वास्तविकता बताई पार्वती सोलंकी ने कि हम जहां रह रहे हैं यहां पर तुम्हारा क्या है, ननिहाल है, और तुम्हारे पिता राव सिंहा कहां के राजा थे, पाली के, और जब वो मारे गए तो मैं तुम्हें लेकर यहां पर आ गई। तो आसनाथ ने कहा अब तो वापस अपने क्षेत्र में ही जाऊंगा। तो काफी समय तक तो अपनी सेना क्या की, संगठित की। तब तक बच्चा लोग इधर पाली पर जो अधिकार बताया जाता है, कोई मेर नामक, मेर जाति का कोई छोटा मोटा शासक था, कान्हा। कौन था, कान्हा मेर का शासक हो गया किस पर, पाली पर। आसनाथ जी आए और इस कान्हा मेर को दे दमादम फोड़ा। कान्हा यहां से भाग गया और पाली पर अधिकार हो गया। बोलो किसका, आसनाथ का। अब सुनते रहना अच्छे से। अब बच्चा लोग पाली पर अधिकार आसनाथ का हो गया तो बाड़मेर की तरफ जगत थी, कौन सी, खेड़ जगत थी। इस खेड़ पर जो अधिकार था वो कोई छोटे मोटे गोहिल जाति के थे। कौन से, गोहिल थे, गुहिल नहीं, गोहिल थे। और इन गोहिलों के दरबार में जो सेनापति और सेना जो थी वो डाबी जाति की थी। कौन सी जाति, डाबी जाति की थी। एक बार क्या हुआ था, गोहिलों ने भरे दरबार में डाबियों के सेनापतियों का अपमान कर दिया था। तो डाबियों के माइंड में चढ़े हुए थे कौन, गोहिल के। सही समय आने पर इसका क्या लेंगे, बदला। अब इधर पाली किसने जीत लिया रे, और आसनाथ का अगला टारगेट था कौन सा, बोलो, खेड़ पर अधिकार किनका, गोहिल भी डर रहे थे किससे। तब गोहिलों ने डाबियों को कहा कि तुम जाओ समझौते के लिए किसके पास, और आसनाथ को कहो हम आपसे क्या करना चाहते हैं, समझौता। तब बच्चा लोग डाबियों का बिल्कुल जाएंगे। तो क्या समझौता करोगे, डाबियों को, डाबियों ने गोहिलों को कहा कि समझौता तो करोगे ना। तो गोहिलों ने कहा नो, वो समझौते के लिए आएंगे ना तब उनको धोखे से मौत के घाट उतार देंगे। ये प्लान था किनका, कि भाई समझौते के बहाने किसको बुलाना है और धोखे से क्या कर देना है। अब ये समझौता देकर किसको भेजा समझौते के लिए, अब गेल से गेले आदमी थे। अब डाबी आए किनके पास, कहा कि आपसे गोहिल समझौता करना चाहते हैं। तो आसनाथ ने कहा बिल्कुल हम समझौते के लिए तैयार है। तब डाबियों ने कहा कि ये समझौता नाम मात्र का है, समझौते के बहाने बुलाकर तुम्हें मरवाना चाहते हैं कौन, गोहिल। तब कहा वाह,
दुश्मन के आदमी हो तुम और आप हमारे शुभ चिंतक बन रहे हो, भलाई सोच रहे हो। तब कहा बिल्कुल। तो कहा इस भलाई के पीछे कारण क्या है? तब डाबियों ने कहा था बड़े दरबार में हमारा क्या किया गया, उसका हम क्या लेना चाहते हैं। तो आसनाथ ने कहा क्या करे? तब का टेंशन मत लो, आना तुम समझौते के लिए। वो गेट लगा दो रे एक पीछे से लड़का जाकर। अब कहा कि तुम आना, हम आएंगे किनके साथ? बोलो, गोई लोग के साथ आएंगे और वहीं पर एक दोहा बोलेंगे, तुम भी अटैक करना किन पर और हम भी अटैक करेंगे किन पर, आपका भी काम पूरा और हमारा भी बदला पूरा। पर डाबियों ने कहा वचन दो, ऐसे नहीं कि उनके साथ साथ तुम हमारी भी बंदोली निकाल दो। तब आसनाथ ने कहा ऐसा नहीं करूंगा। तो अब सुनो, इधर से आसनाथ जी समझौते के लिए जा रहे, बोलो किसके पास रे? और गोई लोग के साथ आए कौन? सुनो, आपको पता है मारवाड़ी भाषा के अंदर दायां हाथ और बायां हाथ को अलग चीज से बोला जाता है, डावा और जीमना कहते कि नहीं कहते? तो ये डाबी गोहिलों के डावे भाग की तरफ खड़े थे, दाएं भाग की तरफ, दाएं कोई बोलते ना डावा, दाएं भाग की तरफ खड़े थे। हाँ जो भी है, दावे भाग की तरफ खड़े थे। अब बच्चा लोग खड़े हो गए और गोहिलों के सैनिक जो थे वो दूसरी तरफ खड़े थे। सामने खड़ा कौन सा? नाथ। अब आसनाथ वेट कर रहा था किनका? तब एक डाबियों के मुखिया ने कहा डाबी खड़ा डावे। क्या कहा? गोहिल खड़ा बाहे। ये कहते ही तो आसनाथ टूट पड़ा किन पे, और उधर से टूट पड़े कौन? मारे गए कौन? और खेड़ पर अधिकार हो गया किसका? और बना दी राठौड़ राजवंश की। अब बताओ, ये तुम्हारे इतना डीपली कभी पूछेगा? पर एक एक चीज बताई है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनना, जहां राजधानी होगी राजा वहीं होगा, सही है कि नहीं है? तो अब बच्चा लोग आसनाथ रहने लगा कहां? और इसका दूसरा प्रमुख के अंदर कौन सा ली था? याद करो, मैंने हमीर देव चौहान पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हमीर देव चौहान के समय जलालुद्दीन खिलजी आया कि नहीं आया? उसने क्या तोड़ा था और क्या कहा था कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी। जब वापस जा रहा था तब बीच में उस अहमद चाप ने कहा था कि तेरे नाम पर लोग थूकेंगे। तब कहा क्या करे? तो कहा आए हैं तो कुछ न कुछ जीत कर जाएंगे। तब कहा क्या करे? तो कहा हम पश्चिम मारवाड़ की तरफ चलते हैं। तब जलालुद्दीन ने अटैक किया कौन से ली पर? तब खेड़ से गया कौन सा? नाथ। जलालुद्दीन की सेना से लड़ता हुआ मारा गया। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? लिख लो फटाक से। लिखो फटाक से। हाँ, आसनाथ सीधा हेडिंग डालो, सीधा लिखो आसनाथ। अब पॉइंट तो दो ही होंगे पर देख लो समझाने में कितना समय लगा। लिखो फटाक से आसनाथ। लिखो राव आसनाथ। लिखो यह राव सिंहा के पुत्र थे। भगवान सिंह जी क्या कह रहे हैं? भगवान सिंह जी वापस कमेंट्स भेजिए, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है सर। क्या दिक्कत आ रही है बताइए, लिखिए जल्दी से। राव सिंहा के क्या थे? पुत्र थे। लिखो आसनाथ ने आसनाथ ने
गोहिलों को पराजित करके गोहिलों को पराजित करके खेड़ को विजित किया, खेड़ को विजित किया। किसको? खेड़ को विजित किया तथा, कोष्टक में लिख लेना बाड़मेर, विजित किया तथा क्या बनाई? राजधानी बनाई। अब सीधा पॉइंट लिख लो, आसनात जलालुद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए मारे गए, लड़ते हुए मारे गए। लिख लिया। अब अगला जो राजा आ रहा है उसके 2-3 पॉइंट लिख लो। राउदुहड़ लिख लो, पहले 2 ही पॉइंट है, टाइम हो गया तो थोड़ा टाइम कंट्रोल कर लेना, जल्दी मर जाना तुम। राउदुहड़ लिखो, लिखो यह अपने शासनकाल में, यह अपने शासनकाल में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में गए। कौन से? दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में गए तथा वहां से कौन सी? मर जाओगे। चक्रेश्वरी माता की, चक्रेश्वरी माता की, चक्रेश्वरी माता की क्या लेकर आए? मूर्ति लेकर आए। लिख लिया। चलो पिछला वाला पढ़ेंगे कल। इसी चक्रेश्वरी माता का नाम परिवर्तित करके नाम रखेंगे नागणेची माता और स्थापना करेंगे नागाना गांव बाड़मेर में, और बनेगी कौन सी? राठौड़ों की कुल देवी। ओके।